हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सुनने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? ए ऑप्शन है HCl और H2SO4 का, बी ऑप्शन है HCl और HNO3 का, सी ऑप्शन है HCl और HBr का, डी ऑप्शन है HCl और HF का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्वारेजिया HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। अम्लराज एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यह एक प्रबल अम्ल होता है जिसमें स्वर्ण, रजत मतलब कि चांदी, प्लैटिनम आदि क्रियाशील धातुएं भी घुल जाती हैं। इसे आभूषणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन देखो ये कि एक्वारेजिया में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, मतलब कौन कौन से एसिड्स मिलते हैं उसमें। तो आपको HCl वो भी सांद्र मतलब कि कंसनट्रेटेड और HNO3 का मिक्सचर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कितने अनुपात में, तो ये रेशियो रहेगा 1:3 मतलब 1:3। और इस स्वर्ण जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, इसे साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत होता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य स्रोत होता है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी व दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसका मुख्य स्रोत पिचब्लेंड होता है। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में परमाणु ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 7 अप्रैल, बी ऑप्शन है 10 अप्रैल, सी ऑप्शन है 15 मई, डी ऑप्शन है 5 जून। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 7 अप्रैल का इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है नागपट्टिनम, बी ऑप्शन है विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन है रत्नागिरी, डी ऑप्शन है एर्नाकुलम। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, नागपट्टिनम। कोरोमंडल तट के पास अवस्थित है नागपट्टिनम। पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। इसी कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागपट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि कोरोमंडल तट है वहाँ पे कौन से राज्य का नगर अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य का नागपट्टिनम नगर अवस्थित है कोरोमंडल पर। ओके, और इसका जो क्षेत्र कौन सा है? तो वो पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। और इसी तट पर लौटते हुए वर्षा होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है झारखंड और सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चित्रकूट की बात आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो। पर जो चित्रकूट वाटरफॉल है ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। क्वेश्चन पहले तो इसकी लोकेशन से बनेगा, कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सी रिवर पर है? तो इंद्रावती रिवर पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। और भारत का नियाग्रा प्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच यमुनोत्तर पर भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है।
ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कीनिया में, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन है चिली में और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर देते हैं, मतलब कि लिख देते हैं, तो वो आपको 100% श्योर है, याद हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है कीनिया में, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन है चिली में, डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा मतलब कि विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन आपका था ग्रीनविच और भूमध्य रेखा जो है वो एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये अटलांटिक महासागर में काटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है। अब नहीं वाले क्वेश्चन पूरा हमसे जो गलती हुई थी, हम ये चाहते हैं आप कभी भी गलती ना करें। हमने क्या किया, नोट को देखा ही नहीं और पूरा देख लिया, क्वेश्चन का जो आंसर नहीं होना था वो कर दिया। कभी भी आप ये मत कीजिए कि शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ें और लास्ट में ना पढ़ें। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। ए ऑप्शन है पारसेक, बी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन है नाविक या नॉटिकल मील, डी ऑप्शन है वर्ग मील। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ग मील। पारसेक प्रकाश वर्ष नाविक या समुद्री मील की दूरी की इकाई है, जबकि वर्ग मील क्षेत्रफल की इकाई। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कि आपको जब आप छोटे थे तो उसमें मिलान कीजिए नहीं होता था, तो ये मिलान करना है आपको। ये इधर जनजातियां दी गई हैं, ट्राइब दी गई हैं और इधर उनके क्षेत्र दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चुआर, ये कहाँ पश्चिमी घाट की जनजाति है क्या, कोल, ओखा, रमोसी, मिदनापुर, और डी ऑप्शन है बघेरा, छोटा नागपुर। और इसके कूट ये दिए गए हैं, मतलब कि ये इसका ए ऑप्शन में 4 होगा, मतलब कि जो चुआर जाति है वो छोटा नागपुर की होगी या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अब जो चुआर जाति है वो मिदनापुर से रिलेट करते हैं और यहाँ के बाद जो कोल जनजाति है वो आपकी छोटा नागपुर से संबंधित है। रमोसी जनजाति आपकी पश्चिमी घाट से संबंधित है और बघेरा जनजाति ओखा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चुआर मिदनापुर, कोले छोटा नागपुर, रमोसी पश्चिमी घाट और बघेरा ओखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 बम्बई में, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 दिल्ली में, 7 जुलाई 1942 लाहौर में, डी ऑप्शन है 7 अगस्त 1942 वर्धा में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश जो है वो इस प्रकार है। संपूर्ण आज़ादी से हम किसी भी चीज़ में संतुष्ट होने वाले नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डू एंड डाई का मंत्र कब दिया गया, मतलब कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। ठीक है, 7 अगस्त को यहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान था एक बम्बई में, वहाँ पर कमेटी बनी, उसकी बैठक हुई थी। फिर उसकी अध्यक्षता किसने की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की।
जो भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति थी, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। ए ऑप्शन है पीली सरसों की, बी ऑप्शन है सूरजमुखी की, सी ऑप्शन है अलसी की, डी ऑप्शन है मूंगफली की। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति होती है। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार में उगाई जाती है। ठीक है, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? पीली सरसों की प्रजाति है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा तथा बिहार में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है? ए ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। यूरिया जो होता है नत्रजन एमाइड के रूप में रहती है। नत्रजन एमाइड रूप में यूरिया में विद्यमान रहता है। यूरिया में नत्रजन की प्रतिशतता 46% होती है। इस प्रकार यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलती है। यह अमोनिया विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर दी जाती है, जो कि पौधों द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है बोरोन, सी ऑप्शन है जस्ता, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों एवं जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है, मतलब कि कम मात्रा में होती है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन इत्यादि। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 80 सदस्य, सी ऑप्शन 140 सदस्य, डी ऑप्शन 110 सदस्य। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 सदस्य की सहमति की आवश्यकता होती है तो अब अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? ए ऑप्शन है बुध और मंगल, बी ऑप्शन है शुक्र और मंगल, सी ऑप्शन है मंगल और पृथ्वी, डी ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मलाला क्षुद्र ग्रह, मलाला इतना भी आप याद रखेंगे तब भी आपको याद रहेगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है। क्षुद्र ग्रह, एक मिनट, हाँ जी, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। इसकी खोज नासा के खगोलविद डॉक्टर एमी मैनेजर द्वारा की गई तथा इसका नामकरण पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर? ए ऑप्शन है बांदा में, बी ऑप्शन है इटावा में, सी ऑप्शन है बरेली में, डी ऑप्शन है झांसी में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ए ऑप्शन है हनुमानगढ़ नहर, बी ऑप्शन है धसान नहर, सी ऑप्शन है माता टीला नहर और डी ऑप्शन है बेतवा नहर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़ नहर। बाकी माता टीला नहर, बेतवा नहर, धसान नहर उत्तर प्रदेश की ही नहरें हैं और हनुमानगढ़ नहर जो है उत्तर प्रदेश की ना होकर ये राजस्थान में बहती है, जबकि धसान नहर, माता टीला नहर तथा बेतवा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की नहरें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ए ऑप्शन है 1946, बी ऑप्शन 1977,
1946 नहीं, 1976। सी ऑप्शन है 1978, डी ऑप्शन है 1979। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है और सभी को पता भी होगा, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन है लोकसभा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। धातव्य है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद या PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आप तो ये तो सबको पता होगा, PN भगवती जी। ओके, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PIL का मतलब होता है कि आपको अगर लगता है एक आपके साथ गलत हुआ है, तब भी आप कोर्ट में जाकर PIL दायर कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सभी रहते हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं और भी फेसबुक वगैरह पे बिजी रहते हैं। बिजी नहीं रहते, कभी कभी अच्छा कंटेंट भी मिलता है वहाँ पे। तो आपने देखा होगा एक वीडियो अभी चल रहा है आयशा आरिफ खान का, जिन्होंने एक सुसाइड नोट वीडियो में दिया 2 मिनट का, और फिर साबरमती रिवर फ्रंट में और रिवर में कूद के आत्महत्या कर ली। अब अगर उनके पेरेंट्स ने अपना केस विड्रॉल कर लिया, जैसा उन्होंने वीडियो में कहा था, क्या नाम था उनका बताया हमने, आयशा ने कहा था कि केस विड्रॉल कर लो, हमें नहीं लड़ना है अपनों से, आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। सभी ने वीडियो को देखा होगा। अगर आपको हर्ट हुआ है, जैसे इंडिया में अगर जिसने भी वो वीडियो देखा उसको हर्ट हुआ, वो लड़की खुश थी और खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी वो, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो फिर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया होता, हालांकि एक्शन तो लिया गया है, अहमदाबाद पुलिस ने 306 के तहत, हत्या को उकसाने के तहत, ये भी याद रखिएगा, जो धारा लगती है हत्या को उकसाने के लिए 306 लगती है, उसके तहत उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता और आपको हर्ट हुआ है, आपको लगा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उनके एवज में PIL दर्ज कर सकते हो। ये बहुत ही साधारण सी बात थी। कुछ भी आपको गलत होते दिखता है, उसके खिलाफ आपका उनसे रिलेशन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बस आप PIL दर्ज कर सकते हो। ओके, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से होता है। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है। ये भी समझिएगा, PIL आप अनुच्छेद या आर्टिकल 32 के तहत देते हैं। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती तथा कृष्ण अय्यर साहब को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा है? ए ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, बी ऑप्शन है बराक ओबामा जी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की थी, वाइस चांसलर थी, नहीं मतलब अभी भी हैं, डेविड कैमरॉन। ओके, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैन ऑफ एक्शन बराक ओबामा के द्वारा कहा गया है। नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर बराक ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया है? ये ऑप्शन 1857, बी ऑप्शन 1885, सी ऑप्शन 1914, डी ऑप्शन है 1919। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित
संगठित आंदोलन का रूप लिया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आगे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इसने नेतृत्व प्रदान किया। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली है। ए ऑप्शन स्थानीय शासन, बी ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, सी ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, डी ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली जो है स्थानीय स्वशासन होती है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाए। ओके, और क्वेश्चन तो आपको ये पता ही होगा, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुई थी? तो 1854 में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राजस्थान के नागौर ज़िले में। ओके, 1954 में। 1857 तो 1800 में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खबरी ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हैं। करंट अफेयर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकेबलरी, लुसेंट बुक डिस्क्रिप्टिव, वन लाइनर क्वेश्चन, सभी कुछ आपको ऑडियो फॉर्म में सुनने को मिलेगा। इससे कई बेनिफिट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, ऑडियो सुन सकते हो तो लीड लगा के, या फिर आपको ईयरपॉड्स भी आते हैं उन्हें लगा के आराम से आप फ़ोन कहीं भी रख सकते हो, आराम से उस ऑडियो को सुन सकते हो और अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हो। वीडियो देख लिया है तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने जो भी मित्रगण हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।